हेलो एवरीवन, मैं रुद्रमूर्ति। इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले वाले लेक्चर मैंने प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम कुछ एमसीक्यू बताएंगे जो परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सबसे पहले आपको कुछ शॉर्ट में हमने अभी तक जो भी पढ़ा है, विद्युत धारा, विद्युत क्षेत्र, विभव, प्रतिरोध, ओम का नियम, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें बता देता हूँ शॉर्ट में। उसके बाद हम एमसीक्यू देखेंगे, तो आपको एमसीक्यू को समझने में काफ़ी मदद मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या पढ़े थे उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर विद्युत धारा पढ़ाया था, इसको लिख लीजिए वैद्युत क्षेत्र। सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र बताया था, उसके बाद विभव बताया था, विभव। फिर हम लोग बात किए थे धारा। फिर उसके बाद हमने बात किया था प्रतिरोध आर। फिर हमने बात किया था रो, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। फिर हम बात करेंगे जी का मतलब क्या होता है और सिग्मा का मतलब क्या होता है। तो परीक्षाओं में अभी जो भी लिखा हो यहाँ लिख लीजिए। इसको प्रतिरोध है इसका मतलब, इसको शॉर्ट में बताता हूँ। प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध जिसको हम प्रतिरोधकता कहते हैं, और यह है विद्युत चालकता। विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। और यह है विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता। इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर एमसीक्यू देखेंगे। देखो, विद्युत क्षेत्र के बारे में एक कॉलम खींच लीजिए ऐसा, ये इसका इसका ये परीक्षाओं में आता है डायरेक्ट यूनिट, तो आपको सब बता देता हूं आज। चलिए, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था कि एकांक परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना किसी एकांक परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर रखने पर जितना फोर्स वो फील करता है, जितने बल का अनुभव करता है, उसी बल को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट, इकाई होगी इसकी। 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 1 कूलाम पर, तो इसकी इकाई होगी न्यूटन प्रति कूलाम। तो इसको लिख लीजिए न्यूटन प्रति कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम किसकी इकाई है? विद्युत क्षेत्र की इकाई। विभव के बारे में बात कर लेते हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था विभव का मतलब होता है यूनिट टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है, उस वर्क को ही बोलते हैं पोटेंशियल। इसकी इकाई क्या होगी? अगर 1 जूल का काम करना पड़े 1 कूलाम के चार्ज पर, तो इसको बोलते हैं 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट का मतलब होता है 1 जूल बटा 1 कूलाम, जूल प्रति। तो जूल प्रति कूलाम का मतलब होता है वोल्ट। तो पोटेंशियल की इकाई क्या हुई? पोटेंशियल की इकाई हुई, विभव की इकाई हुई, विभव की इकाई हुई वोल्ट, और वोल्ट का मतलब होता है जूल प्रति कूलाम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी हम आपको बताया। तो ये इकाइयां यहाँ सबका याद रखिए। धारा के बारे में बात हुई थी कि धारा का मतलब होता है द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, क्यू बटा समय, यानी आपका हो गया आवेश बटा समय, आवेश बटा समय। अगर 1 कूलाम का चार्ज 1 सेकेंड तक फ्लो हो रहा है तो बोलेंगे 1 एम्पियर। तो धारा की इकाई हो गई, धारा की स्टैंडर्ड यूनिट जो एसआई यूनिट है, इकाई हुई एम्पियर। और इसको हम लोग ए के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको 1 वोल्ट लिखेंगे, इसका मतलब 1 जूल 1 कूलम, ये हो गया। ठीक है, अब चलिए प्रतिरोध के बारे में मैंने बताया था। आर बराबर होता है V अपान आई। आर बराबर V अपान आई होता है। 1 वोल्ट का अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाए तो 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तब बोलेंगे 1 ओम। तो इसकी इकाई क्या होगी? प्रतिरोध की इकाई हो गई, प्रतिरोध की इकाई हो गई ओम, ओम। ठीक, विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई कैसे निकालते हैं? क्योंकि R बराबर होता है रो एल अपान ए, तो रो बराबर होगा आर ए अपान एल, जहां आर, अब इसकी इकाई निकालेंगे क्या होगा? आर का होगा ओम
और ये है एरिया ऑफ द कंडक्टर। एरिया का होगा मीटर स्क्वायर और लेंथ का होगा मीटर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा रो ओम मीटर। तो ओम मीटर जो होता है वो है विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई होती है। अब हम आते हैं विद्युत चालकता। विद्युत चालकता को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर प्रतिरोध को उल्टा कर दिया जाए तो ये किसी भी कंडक्टर में बहने वाली चालकता के बारे में बात करता है। तो जी बराबर होता है 1/, यानी प्रतिरोध का विलोमानुपात, यानी प्रतिरोध को उल्टा कर दिया जाए तो ये पता चल जाए कि उस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है। उस करंट को बोलते हैं विद्युत चालकता। विद्युत चालकता मतलब प्रतिरोध का विलोमानुपाती। तो जी प्रतिरोध का ओम होता है, तो ये जी की जगह लिखेंगे ओम इनवर्स। ओम इनवर्स, इसी को अपन कभी कभी बोलते हैं मोह, MOH, लेकिन आजकल मोह शब्द का यूज नहीं करते हैं, इसकी जगह पर सीमेंस। तो ओम इनवर्स या सीमेंस, मोह का प्रचलन बंद हो गया, फिर भी मोह लिखा जाता किसी किताब में। तो विद्युत चालकता की इकाई क्या होती है? सीमेंस। परीक्षाओं में आएगा विद्युत चालकता इकाई, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स? सीमेंस। चलिए ये हुआ। अब हम विद्युत चालकता के बारे में बात करते हैं। विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता मतलब विद्युत चालकता का मतलब प्रतिरोध का विलोमानुपाती। उसी प्रकार विशिष्ट चालकता का मतलब होता है, विशिष्ट चालकता का मतलब विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा। और जैसे कि मैंने आपको बताया रो की इकाई क्या होती है, अब देखिए रो कहाँ निकाला था? ओम मीटर। तो यहाँ लिखिए ओम मीटर। तो वर्ड्स में ना लिखे, उसके सिंबॉलिकली हम लिखें ओम मीटर। तो ऐसा लिखेंगे ओम, और ये होता है ओम इनवर्स, और ये भी ऊपर जाएगा मीटर इनवर्स। अब ये भी बताया ओम इनवर्स का मतलब होता है, ओम इनवर्स का मतलब होता है सीमेंस मीटर इनवर्स। तो ये होगा सीमेंस मीटर का इनवर्स, या प्रति मीटर बोल सकते हो आप। मीटर इनवर्स का मतलब प्रति मीटर। तो स्टूडेंट जो भी CGPSC मेंस या IAS प्रीलिम्स या रेंजर का एग्जाम दे रहा है, तो जब भी जो भी आपके सिलेबस में है उस सिलेबस के यूनिट को जानना बहुत जरूरी है। तो हमने आपको 1 2 3 4 5 6 7 भौतिक राशियों के बारे में आपको बताया, और प्रत्येक का फॉर्मूला और उसकी इकाई। इसका फॉर्मूला, इसकी इकाई, इसका फॉर्मूला, इसकी इकाई, इसका फॉर्मूला V/I, इसकी इकाई ओम, और इसका फॉर्मूला, इसका ओम मीटर। विद्युत चालकता यानी प्रतिरोध को उल्टा कर दो तो पता चल जाएगा उस चालक तार में उसकी कंडक्टिविटी कितनी है। तो द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस इज नोन एज द इलेक्ट्रिकल कंडेंस, यानी प्रतिरोध का विलोमानुपाती उस चालक तार में विद्युत चालकता को बताता है। यानी प्रतिरोध का उल्टा यानी ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को मोह बोलते हैं, लेकिन आजकल सीमेंस के नाम से जाना जाता है। तो सीमेंस इज द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इसी प्रकार से हम सिग्मा के बारे में बात करें। ये सिग्मा, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सिग्मा, ग्रीक लेटर है सिग्मा। सिग्मा को हम बोलते हैं विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी। ये होता है विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा। इसको उल्टा कर दोगे तो ये 1/ओम मीटर हुआ, इसको रिवर्स करोगे तो ये सब इनवर्स में चल जाएगा, ये हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को बोलते हैं सीमेंस मीटर इनवर्स या सीमेन प्रति मीटर। तो ये चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद हम लोग कुछ MCQ देखते हैं जो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग MCQ की ओर मूव करते हैं। पहला MCQ क्या है? देखिए, धातुओं में धारा का प्रवाह होता है। द करंट फ्लो इन मेटल, प्रोटॉनों के द्वारा, धनात्मक आयन के द्वारा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, धनात्मक व ऋणात्मक आवेशों के द्वारा, यानी प्रोटॉनों के द्वारा, बाई प्रोटॉन्स, बाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, बाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। यानी किसी भी धातु में विद्युत धारा का प्रभाव, ये तो बहुत आसान है। जैसे कि हमने बताया कि किसी भी चालक में विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है उस चालक तार में मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, ठीक है ना। हालांकि उस मेटल्स के अंदर पॉजिटिव आयन्स भी होते हैं, लेकिन पॉजिटिव आयन की मोबिलिटी, गतिशीलता उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कि इलेक्ट्रॉन्स की होती है। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता ज़्यादा होती है, मोबिलिटी ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं और वो चालक के अंदर उससे टकरा भी जाते हैं, वो अलग मसला, उससे रेजिस्टेंस नाम का चीज़ बनता है।
तो कहने का मतलब स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया, पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ। धातुओं में धारा का प्रवाह होता है, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के पार्टिकल है तो होगा नहीं, धनात्मक आयन के द्वारा ये भी नहीं होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा हाँ ये होगा। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई होती है द यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया और सिंबॉलिकली दिया हुआ है, नाम नहीं लिखा है। ये इसका मतलब ओम मीटर, ओम अपान मीटर, मीटर अपान ओम, ओम मीटर स्क्वायर। तो जैसे कि अभी अभी आपको मैंने बताया क्या होगा, ये तो आ चुका कई बार एग्जाम में, ओम मीटर, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। अब और किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, प्रतिरोधकता का मतलब विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध यानी रो, किसी चालक की प्रतिरोधकता, दैट मीन्स द रेजिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करता है, उसकी लंबाई पर? नो। उसके क्षेत्रफल पर? नो। उसके आकार पर? नहीं। किस पर डिपेंड करता है? पदार्थ की प्रकृति पर। इसके बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बनाया जिसका नाम है प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। मैंने बताया कि किसी भी चालक का प्रतिरोधकता यानी R इक्वस टू रो एल अपान ए, ये होता है आपका डीएनए, रो होता है डीएनए, और ये किस पर डिपेंड करता है? उसके आंतरिक गुणों पर। रो का मतलब होता है एम अपान एन ई स्क्वायर टाउ। तो किसी भी चालक की प्रतिरोधकता यानी रो का मान किस पर डिपेंड करता है? उसकी लंबाई से उसको कोई लेना देना नहीं है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से कोई देना नहीं है, रो को केवल उस मटेरियल से लेना देना है। उस मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उसका रिलैक्सेशन टाइम कितना है, इन 2 बातों पर डिपेंड करता है। तो उसका ऑप्शन क्या होगा? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, द रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन एनी कंडक्टर, इट्स लेंथ, इट्स एरिया, इट्स शेप, नेचर ऑफ मटेरियल यानी पदार्थ की प्रकृति पर। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो ये इस बात का ध्यान रखना है। अगर इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो मैंने अलग से एक छोटा सा वीडियो बनाया है जिसमें प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के ऊपर मैंने पूरा डिटेल बताया, दोनों में अंतर क्या है, ये सब बातें मैंने बताई है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब चलिए और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तापमान बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध घटता है। मैंने आपको सिखाया था अभी कि तो अगर तापमान को बढ़ा दिया जाए तो उसकी प्रतिरोधकता घट रही है। मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया यह केवल अर्धचालकों में हो सकता है, अर्धचालकों में। सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसमें उल्टा इंपैक्ट होता है, यानी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ये किसमें होता है? कीप इन योर माइंड, अपने दिमाग में बैठा के रखिए, केवल अर्धचालकों में हो सकता है। अर्धचालक कौन कौन से? सिलिकॉन, जर्मेनियम। लेकिन चालकों में क्या होता है? चालकों में तापमान बढ़ाओगे तो उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। तो स्टूडेंट इसको थोड़ा ऐसा लिख लीजिए तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। देखिए ये हम लिख रहे हैं अर्धचालक, इसको नोट्स बना लीजिए। अर्धचालक जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसका तापमान को बढ़ाते हैं तो इसकी प्रतिरोधकता कम हो जाती है, उल्टा प्रभाव पड़ता तापमान का। और जब इसका रेजिस्टेंस कम होगा, रुकावट कम हो जाएगी, धारा का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसको याद रखिए, ये बढ़ा तो प्रतिरोधकता कम हो गई। ये अर्धचालकों के लिए। और चालकों में इसका सीधा इंपैक्ट होता है। चालकों में जैसे कॉपर हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, एक्सेट्रा इत्यादि। तो इसमें क्या होगा? टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। रजिस्टिविटी बढ़ने का मतलब रुकावट ज़्यादा क्रिएट करेगा करंट के फ्लो होने में, तो ये इसका करंट क्या होगा? कम हो जाएगा। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। परीक्षाओं में कई बार डायरेक्ट एमसीक्यू आता है, ये जनरल स्टडी टाइप का क्वेश्चन है। क्या है? अर्धचालकों को छोड़कर अर्धचालकों में तापमान का उल्टा प्रभाव पड़ता है प्रतिरोध पर, लेकिन कंडक्टर पर टेम्परेचर का डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। अधिक टेम्परेचर अधिक रेजिस्टेंस, कम टेम्परेचर कम रेजिस्टेंस। लेकिन अर्धचालकों में उल्टा होता है, अधिक तापमान कम प्रतिरोध, और कम प्रतिरोध यानी कम रुकावट मतलब अधिक धारा। तो ये चीज़ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट, तापमान बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध घटता है। विद द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस डिक्रीजेस ऑफ, किसमें कम होता है? सेमीकंडक्टर, अर्धचालक में,
यस, धातुओं में तो बढ़ेगा, इसमें भी बढ़ेगा, इसमें भी बढ़ेगा, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। तो ये 4 ऑप्शन आपको क्लियर हो गए। इसके बाद हम कुछ और एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे जिससे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में ज्यादातर पूछे जाते हैं। चलिए कुछ और एमसीक्यू की ओर मूव करते हैं। चलिए क्या है, अच्छे जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं। द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इज इंक्रीज्ड, द ग्राफ बेस्ड शोइंग द वेरिएशन ऑफ इट्स रेजिस्टेंस। किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है, प्रतिरोध को बढ़ा रहे हैं, तो इनमें से कौन सा ग्राफ प्रतिरोध के विचलन को प्रदर्शित करता है। तो स्टूडेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया था, फिर भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए चालकों में दैट मीन्स कंडक्टर्स में, कंडक्टर मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो होती है, वे कंडक्टर है कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड एटसेट्रा, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इजीली फ्लो होता है। चालकों में तापमान को बढ़ाने से प्रतिरोध या प्रतिरोधकता दोनों बढ़ती है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, चालकों में अभी बताया, इसके पहले वाले क्वेश्चन में इसी बात को दी थी, लेकिन यहाँ ग्राफ के बारे में बात करेंगे। चालकों में या कंडक्टर में, इन कंडक्टर मटेरियल इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, इन इंक्रीज द टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज, तो प्रतिरोध या प्रतिरोधकता वो भी बढ़ती है। जब ये रुकावट बढ़ रही तो धारा का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये तो हमेशा याद रखिए आप, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम तापमान को बढ़ाते हैं तो तापमान बढ़ाने से होता क्या, इसके बारे में अलग से वीडियो बनाया मैंने, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता का, उसमें काफ़ी अच्छा मैंने आपको बताया, आप वहाँ पर जाके जरूर देखिए। तो उसमें बताया कि प्रतिरोधकता क्यों बढ़ती है, प्रतिरोध क्यों बढ़ता है, उसका रीज़न मैंने उस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है। चलिए अब हम बात करें कि जब हम तापमान को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध कैसे बढ़ता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ग्राफ के थ्रू हमको बताना है, क्या ऐसे बढ़ता है या ऐसे बढ़ता है, इसके बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। होता क्या है कि जब किसी चालक का तापमान को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो होता क्या है, तो जो प्रतिरोध, मान लीजिए कमरे के तापमान पर उसका प्रतिरोध कितना था, R0, यह है कमरे के तापमान पर चालक का प्रतिरोध। अब मैंने थोड़ा सा टेम्परेचर को बढ़ा दिया, 0, कमरे का तापमान जो भी होगा, मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस है। अब मैंने थोड़ा सा तापमान T डिग्री सेल्सियस पर चालक का तापमान, तो ये दोनों कैसे बढ़ते हैं तापमान के साथ। यहां पर T जो है टाइम नहीं है, तापमान है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि RT जो, अगर हम किसी चालक के तापमान को बढ़ाया जाए तो रेजिस्टेंस जो बढ़ता है वो इस तरीके से बढ़ता है, R0 1 प्लस अल्फा टी, यानी एक सरल रेखीय रूप से बढ़ता है। यानी इसको लिख सकते हैं, तापमान बढ़ाने पर चालकों का प्रतिरोध रेखिक रूप से बढ़ता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। if the resistivity और रेजिस्टेंस दोनों के लिए, द रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, कैसे बढ़ते हैं, इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे स्टूडेंट्स तापमान के बीच में और रेजिस्टेंस, तो ये ऐसा सीधा बढ़ेगा, सीधा स्ट्रेट लाइन, ऐसा मिलेगा आपको, सीधा मिलेगा। ये स्ट्रेट लाइन हमको ये बताता है, ये सीधी रेखा ये बताता है कि जो तापमान को बढ़ाने से प्रतिरोध के बढ़ने का जो अनुपात है एक समानुपातिक दर से बढ़ रहा है, यानी एक रेखिक रूप से, जैसे सरल रेखा का इक्वेशन था ये। तो दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन विल बी, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ए ऑप्शन होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, यहां पर एक ग्राफ दिया है स्टूडेंट्स,
इसको थोड़ा मिटा देते हैं, इसको आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, अब यहां पर एक ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ के बेस पे आपसे कुछ पूछा है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, कई लोग इसको देख के लगता है कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है ये लॉजिकल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है जो थ्योरी पर आधारित है। क्या है देखिए, इस क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। देखिए, ये ऐसा ग्राफ खींचा, किसके बीच में? एक ग्राफ खींचा है, V और वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ खींचा है और यहां पर कुछ डेटा दिया हुआ है। यहां पर दिया है करंट का 5 एम्पियर, फिर 10 एम्पियर, फिर 20 एम्पियर, फिर उसके संगत यहाँ 3 और ये 6 इक्वल इंटरवल में है। ये 9 वोल्ट, 3 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट ऐसा दिया हुआ है और एक ग्राफ दिया हुआ है जो इसके ओरिजिन से जाता है। अब आपसे पूछा है द रेजिस्टेंस एवं वी आई ग्राफ इज गिवन। दिए गए ग्राफ में चालक का प्रतिरोध क्या होगा? प्रश्न है, दिए गए ग्राफ में चालक का प्रतिरोध कितना होगा? तो आपको फर्स्ट जो मेरा लेक्चर है ओम्स लॉ, जो 30 मिनट या 32 मिनट का लेक्चर है, उसको आप देखिए। उसमें मैंने ग्राफ के बारे में बताया, ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ क्या है? अगर हम V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, सीधा मिलता मतलब ये जो चालक तार है ओमिक कंडक्टर है। क्या है? नंबर 1 ओमिक कंडक्टर है। ओमिक कंडक्टर होने का मतलब ये होता है कि वो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। ओम्स लॉ को फॉलो करने का मतलब होता है वोल्टेज और धारा के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो सीधा प्राप्त होगा, स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा। पहली बात तो ये। और प्रत्येक स्थिति में कहीं भी लो R, अगर आप इसका ये निकालोगे V1 अपान I1 या V2 अपान I2 या V3 अपान I3, ये हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा यानी, और ये कांस्टेंट होगा चालक का प्रतिरोध। बस इससे निकाल लीजिए R, कोई भी ले लीजिए, V1 पहला वाला आंकड़ा ले लीजिए, ये है तो ये इतना है। अगर करंट की वैल्यू 5 है तो इसका कितना वोल्टेज लगाया गया? 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया गया, तो करंट कितना फ्लो रहा? 5। तो V1 अपान I1 कहीं से भी निकालो उतना ही आएगा। अगर ये ओमिक कंडक्टर है तो देखिए मैं करके V1 कितना है? ये V1, ये V को बता रहा है यानी 3, और धारा कितने प्रवाहित हो रही है? 5, और ये ओम। अगर आप यहां से भी निकालोगे तो उतना ही आएगा। ये यहां से सेकंड वाले से V2 अपान I2, V2 कितना है? अब 10 वोल्ट मैंने अब मैं 6 वोल्ट का बैटरी अप्लाई कर दिया तो कितना करंट फ्लो होगा? 10 एम्पियर का। तो यह आपका V2 हो गया 6 और ये 10, और ये कितना हो गया? 2 से कैंसिल, 3/5। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है जो रेलवे भर्ती बोर्ड में किसी भी टाइप के एग्जाम में आ सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। या IAS में भी आ सकता है, CGPSC में भी आ सकता है, किसी में आ सकता है। बेसिक चीज़ें यानी आपको फंडामेंटल चीज़ें मालूम होना चाहिए। इसलिए जो मैंने उस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने जो लेक्चर वीडियो बनाया है उसको आप ध्यान से सुनिए। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है कि नहीं? कहीं से अब आप निकालोगे, क्योंकि ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो रहा है। इसका मतलब हर पॉइंट पर वोल्टेज और करंट का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा, और ये कांस्टेंट 3/5 उस कांस्टेंट को बोलते हैं उस चालक का प्रतिरोध। तो 3/5 ओम आएगा स्टूडेंट्स, 3/5। तो क्लियर हुआ? और कुछ एक दो और हम MCQ देखते हैं। चलिए कुछ और MCQ देखते हैं। अगला MCQ क्या है? विद्युत विभव, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी, नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर, समटाइम स्केलर समटाइम अदिश। यानी क्या बोल रहा है? विद्युत विभव अदिश राशि है, सदिश राशि है, ना तो सदिश ना तो अदिश, कभी सदिश कभी अदिश, समटाइम स्केलर समटाइम वेक्टर। तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और करंट, ये 3 चीज ध्यान से अपने दिमाग में बैठाइए। ये सदिश और ये क्या होता है? अदिश। और स्टूडेंट्स कई लोगों को मालूम नहीं होगा, धारा का दिशा हम जरूर दिखाते हैं, किसी भी परिपथ में धारा की दिशा को दिखाया जाता है, लेकिन धारा अदिश राशि है, इसको ध्यान में रखिए। तो कभी परीक्षाओं में आएगा धारा, विद्युत विभव की जगह विद्युत धारा आ गया
तब भी क्या होगा, ये अदिश राशि है। तो इस पॉइंट को नोट करिए, केवल इन तीनों में से इसके ऊपर तीर का निशान लगाया, मतलब विद्युत क्षेत्र ही सदिश राशि है, विद्युत विभव अदिश, धारा भी अदिश। ये है विभव, ये है धारा और ये है विद्युत क्षेत्र। तो केवल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही सदिश राशि है, ये भी अदिश, ये भी अदिश। तो अभी विद्युत विभव पूछा है तो क्या होगा स्टूडेंट, अदिश राशि होगा। चलिए अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, जब विद्युत धारा बहती है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू एनी कंडक्टर, तो देन द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, तो इलेक्ट्रॉनों को मूवमेंट होता है। जब विद्युत धारा बहती है तो इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, धारा की दिशा में, किसी भी दिशा में। तो ये तो बड़ा आसान है, तो लेक्चर में ही मैंने क्लियर कर दिया था। आपको क्या बताया था, आपको बताया था मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था मैं कि ये मान लीजिए कोई कंडक्टर है, इसको बैटरी के प्लस और ये बैटरी के प्लस का मतलब ये प्लस, ये माइनस। प्लस का मतलब उच्च विभव, हाई पोटेंशियल, और ये माइनस का मतलब निम्न विभव या लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। तो स्टूडेंट में तो थ्योरेटिकली मैंने बता दिया, फिर भी एक बार बता देते हैं शॉर्ट में। देखिए ये इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, कुछ पॉजिटिव चार्ज भी हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लगेगा। इस पूरे चार्जेस पर, जिसमें इलेक्ट्रॉन भी और कुछ पॉजिटिव आयंस भी हैं, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से ये इधर मूव करेगा, सॉरी पॉजिटिव चार्ज फील्ड की डायरेक्शन मूव करेगा और नेगेटिव चार्ज फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो पूछा है कि जब विद्युत धारा बहती है तो विद्युत धारा बहने की दिशा हमेशा पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में जाती है। विद्युत धारा ऐसे बह रही है ना, विद्युत धारा ऐसे बह रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव क्या होता है, विद्युत धारा के विपरीत दिशा में। तो उसको बोला है कि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, ये चार बताना है। तो यहां देखिए, बताइए पॉजिटिव चार्ज कैसे फ्लो हो रहे हैं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, यानी पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो नेगेटिव चार्ज का क्या होगा, इसका उल्टा होगा, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, निम्न विभव से उच्च, यानी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं। अब इस टाइप का क्वेश्चन आने का प्रश्न बढ़ गया, ये ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अब ये क्या बोल रहा है, देखिए अगला एमसीक्यू क्या बोल रहा है, जूल प्रति कूलम इकाई है। अब ये थोड़ा कंफ्यूजन लगता है क्योंकि इसमें फार्मूला ही दे दिया, अब ये किसका फार्मूला पता लगाओ। तो स्टूडेंट मैंने पहला जो लेक्चर दिया है जो इलेक्ट्रिसिटी का, वो है विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव और विद्युत धारा के ऊपर। तो उसमें मैंने आपको बताया है कि विद्युत विभव जो होता है, विद्युत विभव इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ये होता है वर्क अपॉन चार्ज, द टोटल अमाउंट ऑफ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू इन ए सर्टेन पॉइंट इन द फील्ड के किसी निश्चित बिंदु पर लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, वर्क का क्या होता है, जूल, ये जूल हो गया स्टूडेंट, और ये क्या होगा, कूलम। बस ये फॉर्मूला बन गया तो आपसे बन गया। तो जूल प्रति कूलम या जूल बटा कूलम किसकी इकाई है, विभव। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सब क्वेश्चन आते हैं। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है, कुचालकों में विद्युत प्रतिरोध होता है, कुचालकों में विद्युत प्रतिरोध होता है। कुचालक का मतलब होता है इंसुलेटर। तो तीन प्रकार के होते हैं स्टूडेंट, मैं आपको लिख देता हूं, जो आप अपना अच्छा नोट्स बना लीजिए। इसको मिटा रहा हूं, देखिए एक होता है चालक, एक होता है कुचालक, हिंदी में बता रहा हूं और अंग्रेजी में लिख दूंगा नीचे, अर्धचालक। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। एक होता है कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब होता है नॉन कंडक्टर, जिसमें करंट इजीली फ्लो नहीं होता है, नॉन कंडक्टर। और एक होता है सेमी कंडक्टर। तो स्टूडेंट्स मेरे कहने का मतलब कंडक्टर वेव, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, थोड़ा भी एनर्जी दे तो बहने लगते हैं। तो इसमें धारा आसानी से प्रभावित होती है, आसानी से प्रवाहित होती है। इन दिस मटेरियल द करंट इज इजीली फ्लो
तो धारा आसानी से प्रवाहित हुई मतलब रुकावट कम है, रुकावट कम है। रुकावट कम होने का मतलब प्रतिरोध कम है, प्रतिरोध कम है। तो कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस कम होने का, रुकावट कम होने के कारण करंट इजीली फ्लो होता है। इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर में होता क्या है, धारा प्रवाहित नहीं होती। जैसे लकड़ी, रबर, प्लास्टिक इत्यादि, ये इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर हैं, बुरे चालक हैं, यानी इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती। धारा प्रवाहित नहीं होती इसका मतलब क्या होगा, धारा के मार्ग में ये अधिक रुकावट पैदा करता है, अधिक रुकावट पैदा करता है, यानी ये धारा को अपने अंदर से गुजरने नहीं देता, यानी इसके अंदर का मटेरियल धारा के मार्ग में अधिक रुकावट पैदा करता है। रुकावट का मतलब होता है प्रतिरोध, अधिक प्रतिरोध का मतलब, अब देखिए ऑप्शन पर देखिए, उच्च, निम्न, उच्च से भी ज्यादा, अनंत प्रतिरोध लगाते हैं, अनंत प्रतिरोध। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उच्च और निम्न। देखो इसमें उच्च भी लिख सकते हो, इन्फिनिटी भी लिख सकते हो। उच्च का मतलब होगा कि हाँ थोड़ा रुकावट करेगा लेकिन धारा को बहने देगा, तो ए भी नहीं होगा, बी तो होगा ही नहीं, शून्य नहीं होगा। अनंत यानी ये कितना रिकॉर्ड पैदा करता, बहुत अधिक, बहुत अधिक को बोलेंगे अनंत, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। कई लोग इसको ए ऑप्शन लगा देंगे, गलत हो जाएगा। उच्च का मतलब बहुत अधिक लगाता है, तो ये अगर ये अनंत नहीं होता तो आप उच्च को लगाते हैं, लेकिन उच्च के हाई भी दिया है, लो भी दिया है, जीरो दिया और इन्फिनिटी दिया है। तो जब भी इन्फिनिटी वाला ऑप्शन दिया हो तो आप किस पर टिक लगाओगे, इन्फिनिटी या अनंत पर। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई। तो चालक पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिनमें धारा इजीली फ्लो होती है, इजीली फ्लो होने का मतलब रुकावट कम है, रुकावट कम होने का मतलब प्रतिरोध कम है। कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा प्रवाहित नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, मतलब रुकावट ज्यादा है, बहुत अधिक रुकावट है, माने वो धारा के मार्ग में अनंत प्रतिरोध उपस्थित करता है, यानी घुसना ही नहीं देता है। और अर्धचालक मतलब जिसकी चालकता इन दोनों के बीच में होती है, इसकी चालकता इससे थोड़ा कम, इससे थोड़ा अधिक। इसका अलग से एक कक्षाओं में पढ़ाया जाता है जिसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। तो खैर आपको याद करने के लिए एक चालक और कुचालक में ये डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको जो धारा विद्युत में ओम्स लॉ से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू आपको मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। आगे मैं और भी इलेक्ट्रिसिटी के निकालूंगा। अभी मैं प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में कैसा जोड़ा जाता है उस पर आधारित कुछ प्रश्न मैं बताऊंगा मैं, जो और रेंजर या सीजीपीएससी मेंस में पूछे गए कुछ प्रश्न भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें होंगी, आप हमारे साथ बने रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। और साथ ही साथ इसको लाइक भी करिए और सब्सक्राइब इसको फॉरवर्ड करिए ऐसे लोगों पर जो रेंजर या सीजीपीएससी या आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्हीं बातों के साथ हमारा यह लेक्चर खत्म हो जाता है और अगले लेक्चर में हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। ओके, थैंक यू।